हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या निकालना सीखा था, नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय में इक्विवेलेंट मास या गिवन वेट बाय में इक्विवेलेंट वेट। तो फिर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मोलर वेट अपॉन में वैलेंसी फैक्टर या फिर एन फैक्टर। तो हम लोगों ने एन फैक्टर निकाला था इन केस ऑफ एसिड, जो कि क्या होता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। हमने निकाला था एन फैक्टर इन केस ऑफ बेस, जो कि होता है एसिडिटी ऑफ बेस। और हम लोगों ने निकाला था एन फैक्टर इन केस ऑफ क्या, सॉल्ट, जो कि क्या होता है कि मोलर वेट अपॉन में टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, ये निकालना सीखा था। आज हम लोग इक्विवेलेंट वेट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो, अच्छे से पहले समझो और उसके बाद क्या करो, नोट्स बनाओ, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है। तो डेफिनेशन क्या होती है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ द सब्सटेंस दैट displaces or combine directly or indirectly 1.008 parts by weight of hydrogen, 8 parts by weight of oxygen, 35.5 parts by weight of chlorine and 108 parts by weight of silver। बहुत लंबी डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। समझ लो, कोई जरूरी नहीं कि आपको 100% डेफिनेशन याद ही हो तो ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए, अच्छी बात है। तो लिख लो पहले डेफिनेशन क्या है, क्या होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस, इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट, इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ द substance that combines or displaces क्या, directly or indirectly, क्या करेंगे, 1.008 parts by weight of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 1.008 होता है, वेट ऑफ हाइड्रोजन। ओके, कॉमा, देन क्या लिखेंगे, 8 पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, वो होता है 8, ठीक है। ओके, देन 35.5 पार्ट्स बाय वेट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम होता है, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, -1 आएगा। तो -1 आएगा तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। जब एन फैक्टर 1 होता है तो एटॉमिक वेट और इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, सेम होगा। तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट है वो 35.5 है, तो फिर उसका इक्विवेलेंट वेट भी कितना हो जाएगा, 35.5। तो अभी हमने लिखा 35.5 पार्ट्स बाय वेट ऑफ क्लोरीन। और सिल्वर पे आ जाता है 108 पार्ट्स बाय वेट ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर है, उस पे कितना चार्ज आएगा, 1 पॉजिटिव। अब 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका मतलब एन फैक्टर 1 हुआ। एन फैक्टर 1 हुआ तो एटॉमिक वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम हुआ। तो सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना होता है, 108, तो उसका इक्विवेलेंट वेट भी कितना हो जाएगा, 108। तभी हमने लिखा और 108 पार्ट्स बाय वेट ऑफ सिल्वर। तो ये होता है इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन। ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन। क्लियर है। अब आती है, डेफिनेशन तो लिख ली, कंपटीशन में क्या आता है, एप्लीकेशन आता है, ठीक है। तो क्या करें, कैलकुलेशन फॉर मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। पहले तो हम लोग कुछ एक बेसिक कैलकुलेशन लिख लेते हैं।
कि क्या क्या होती है, ठीक है, ओके, काम आएगी। तो इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको एटम्स दिए हैं, या फिर आपको मॉलिक्यूल्स दिए हैं, या फिर आपको आयंस दिए हैं, या फिर आपको क्या दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या आपको रिड्यूसिंग एजेंट दिया है, ठीक है। एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं पहले। तो नंबर 1 क्या होगा, ठीक है, तो एटॉमिक वेट दिया हो तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन में क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, या वैलेंसी फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, एन फैक्टर बोलते हैं, या फिर क्या लिख दूं मैं, एटॉमिक वेट अपॉन में एन फैक्टर। क्लियर है? तो ये तो क्या हो जाएगा तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट, अगर आपको एटॉमिक वेट दिया है। नंबर 2, अगर मान लो आपको क्या दिया हो, एसिड दिया हो, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था, तो क्या था, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ऑफ एसिड। तो एसिड के केस में कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, अपॉन बेसिसिटी। और यही कहानी हम लोगों ने किसमें की थी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। तो बेस का इक्विवेलेंट वैसे कैसे निकालें, मोलिकुलर वेट अपॉन एसिडिटी, मोलिकुलर वेट अपॉन एसिडिटी, डिटेल में पढ़ा था हम लोगों ने। उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं, एक बार इसको उतार लो, मिटाएंगे फिर, उतार दिया आप लोगों ने, इतना तो हम लोगों ने पढ़ा ही था कल, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं नंबर 4 पे, क्या है, मान लो आपको क्या दिया हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, ये भी कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। नंबर 4 क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। क्या होता है बताओ, ये होता है क्या, मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्ट अपॉन में क्या लिखेंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। अच्छे से पढ़ा था ये हम लोगों ने। उसके बाद देखो नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 क्या है कि अगर आपको कोई आयन दे दिया जाए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, ये कैसे निकालें, जैसे एग्जांपल लेके पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपको एक आयन दे दिया क्या, SO42 नेगेटिव, क्या नाम है इसका, सल्फेट आयन। तो जो आयन का जो फॉर्मूला वेट है, आयन का जो भी फॉर्मूला वेट है, तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन इज द फॉर्मूला वेट ऑफ आयन अपॉन में क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन दैट आयन, अपॉन में चार्ज ऑन दैट। जैसे मान लो सल्फेट दिया आपको, तो सल्फेट का आपको अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला वेट निकालते हैं। सल्फर का कितना होता है, 32, एक ऑप्शन का 16, तो 4 का कितना होगा, 16 4 का 64, तो 64 प्लस में 32 कितना हुआ, 96 हुआ। तो 96 इज द फॉर्मूला वेट ऑफ सल्फेट अपॉन चार्ज ऑन द आयन, चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेंगे, नंबर लेंगे क्या, 2, अपॉन में क्या हो गया 2, यानी किसके इक्वल आ गया 48। तो जो सल्फेट आयन है उसका जो क्या इक्विवेलेंट वेट होगा वो कितना होगा, 48 होगा, कितना होगा, 48। समझ आओ। इसी तरह आप फॉस्फेट का निकाल सकते हो, ऑक्सैलेट का निकाल सकते हो। ऑक्सैलेट का मतलब क्या है, C2O4 2 नेगेटिव। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, COOH COOH, यानी C2O4H2। अगर 2 H पॉजिटिव हटा दिए जाए क्योंकि एसिड है, बेसिसिटी कितना हुआ उसका, 2 हुआ, तो फिर पीछे कौन सा एनायन बचा, C2O4 2 नेगेटिव। क्या नाम है इसका, ऑक्सैलेट आयन। क्या नाम है इसका, ऑक्सैलेट आयन। अब इस ऑक्सैलेट आयन का हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट। तो किसके इक्वल होगा, फॉर्मूला वेट, एक कार्बन का 12, तो 2 का कितना होगा 24, एक ऑप्शन का 16, तो 4 का कितना हुआ 64, तो 64 प्लस में 24 कितना हुआ 88 हुआ, 64 प्लस में 24 कितना हुआ 88। तो ये आपके पास आया क्या 88, अपॉन में चार्ज कितना है 2 नेगेटिव, तो ये लो 2 नेगेटिव 2, तो कितना जाएगा 44। तो 44 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलेट आयन।
तो किसी आयन का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला वेट अपॉन में टोटल चार्ज ऑन द आयन, समझ जाओगे। अब उसके बाद नंबर 6 पे आ जाते हैं। ये लो नंबर 6 क्या निकाले? इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। कोई आयोनिक कंपाउंड है अपने पास, उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो कैसे निकालें? जैसे मान लो कि एक एग्जांपल ले लें अपन लोग, कैसे? जैसे H2SO4 ले लिया, ये क्या देगा? ऐसे तो एसिड है, तो एसिड के केस में तो डायरेक्ट निकाल सकते थे हम लोग, लेकिन मान लो उसको आयोनिक कंपाउंड भी है, क्योंकि H पॉजिटिव देगा, पीछे सल्फेट छोड़ेगा। तो अगर इस टाइप का और भी कोई एग्जांपल होंगे तो क्या करोगे? तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका क्या है? इक्विवेलेंट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट, या फिर सिंपल कर दो, क्या कर दोगे? ये हो जाएगा आपका क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। कैटायन का इक्विवेलेंट वेट अलग निकाल लो, एनायन का अलग निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, आ गया आपके पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब बताओ यहां पर कैटायन क्या है? ये डिसोसिएट होकर क्या देने वाला है? 2H पॉजिटिव, पीछे क्या देगा? SO4 2 नेगेटिव। तो आपका कैटायन कौन है? H पॉजिटिव है। माइंड में आता है कि सर एक H पॉजिटिव ले या दो ले, मैं कह रहा हूं दोनों लो। क्या लोगे? दोनों लो। अब दोनों लोगे तो मेरे को एक बात बताओ, H हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? एटॉमिक वेट अपॉन में n फैक्टर। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है? 1, तो दो हाइड्रोजन का कितना होगा? 2। दो हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 अपॉन एक हाइड्रोजन पे कितना पॉजिटिव चार्ज है? 1 पॉजिटिव। तो फिर दो हाइड्रोजन लिए हैं, दोनों का पॉजिटिव चार्ज लो, तो दो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? 2 पॉजिटिव। तो ये आपका हो गया 2/2 प्लस में। अब आ जाते हैं सल्फेट के ऊपर, तो सिंगल एनायन है, तो अभी सल्फेट का हम लोग को निकाला। सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? ये आएगा 96/2, कितना आ जाएगा? 48। तो ये लो एक बार मैं लिख देता हूं 96/2। अब 2/2 कितना हुआ? 1, और 96/2 कितना हुआ? 48, कितना आ जाएगा आपके पास? 49। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो इक्विवेलेंट वेट कितना है? 49। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि सल्फ्यूरिक एसिड है, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? वो होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी कितना है इसका? 2 है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98 होता है H2SO4 का, अपॉन में बेसिसिटी कितना हुआ? 2, तो 98 अपॉन में 2 49, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये क्या आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। कर पाओगे? ठीक है, मिटा दो इसको। चलिए, आई होप अच्छे से समझ आया होगा। कितने हो गए? 6 हो गए। अभी मान लो आपका एक चैप्टर आएगा रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा चैप्टर आएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। और उसके बाद आपका एक चैप्टर और आने वाला है, कौन सा? क्लास 12 में D and F ब्लॉक एलिमेंट्स। D and F ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके दो बड़े ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे। कौन आएगा? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, और कौन सा आएगा? K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब पोटेशियम परमैंगनेट है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन, फिर अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन, न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन, और पोटेशियम डाइक्रोमेट है, उसकी एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन होती है। तो उस वक्त उनका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो उनका डिटेल में जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में यही बता देता हूं ताकि वहां पे थोड़ा इजी हो जाए। तो नंबर क्या था? 6 हो गए थे क्या? 7 ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बता दूं, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा क्या? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन। अब बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम करेगा? वो ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? इंक्रीमेंट इन पॉजिटिव, और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूस कब होता है? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो रिड्यूस होता है। तो इसका मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय 1 मॉलिक्यूल। एग्जांपल है, जैसे मान लो आपको दे रखा हो क्या? KMnO4।
अब पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7 है। ठीक है, अच्छे से जानते हो क्योंकि पोटेशियम कितना है, पोटेशियम है आपके पास यहाँ पे +1, एक ऑक्सीजन -2 है तो 4 पे कितना है, -8 और +1 कितना होता है, -7। उसको जीरो करने के लिए तो मैग्नीज कितना हो जाएगा, +7। तो हियर मैग्नीज इज इन द +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर एसिडिक मीडियम ले लो, ये एसिडिक मीडियम यानी H पॉजिटिव, H2SO4 डाल दो, तो एसिडिक मीडियम में ये जो KMnO4 है, ये जो मैग्नीज +7 से मैग्नीज कहां चला जाता है, +2 में चला जाता है। कहां चला जाता है, +2 में। और ये खुद तो क्या हो गया, देखो पॉजिटिव क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, +7 से +2 डिक्रीमेंट इन पॉजिटिव, तो क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन। तो ये खुद तो रिड्यूस हो गया, लेकिन मान लो साथ में सपोज करो कि Fe+2 है, फेरस है, तो ये फेरस को क्या बना देगा, फेरिक बना देगा। मैंने एक एग्जांपल ही लिया यहाँ पे, तो +2 को क्या कर देगा, +3, यानी इंक्रीमेंट इन पॉजिटिव, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यहां KMnO4 ने एसिडिक मीडियम में फेरस को ऑक्सीडाइज कर दिया, किसमें, फेरिक में, और खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, खुद क्या हो गया, रिड्यूस। अब इस केस में, इस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो यहां पर KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, वही मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। अब बताओ +7 से +2 गया है, तो डेल्टा ON चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ है, डेल ON कितना हुआ है, ठीक है, +7 से +2 तो कितना हुआ है, 5 हुआ है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे एक मॉलिक्यूल ने। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। तो KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, निकाल लेंगे। देखो KMnO4 पोटेशियम का कितना होगा, 39, और मैग्नीज का कितना होता है, 54.9 होता है। तो जिसको हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या बोल देते हैं, 59। एक ऑक्सीजन का कितना, 16, तो 4 का कितना होगा, 64 होगा। अब देखो 4 + 5 9, और 9 और 9 18 का कितना होगा, 8, 1 बचा, 1 और 6 7, 7 5 12, और 12 और 3 15। तो KMnO4 का जो एटॉमिक वेट है वो कितना है, 158 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5, अपॉन हो जाएगा 5, तो कितना आएगा, 15 को 5 से करेंगे 3, फिर कितना आएगा 1, कितना बचा 3, 0 उतार लेंगे तो कितना आएगा 6। तो KMnO4 का एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट कितना होने वाला है, 31.6 होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय वन मॉलिक्यूल। कहानी समझ आ रही, उतारोगे अच्छे से। एक एग्जांपल और लेंगे, इसी का एक एग्जांपल हम लोग और लेंगे। जैसे मान लो पोटेशियम डाइक्रोमेट है एसिडिक मीडियम में, उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या लेंगे, K2Cr2O7, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब ये चीज देखो यहाँ पे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो देखो एक पोटेशियम का 1 पॉजिटिव, एल्किल मेटल का +1 ही मिलेगा, तो 2 का कितना हो गया, +2। एक ऑक्सीजन का -2, तो 7 का -14, -14 + 2 कितना हुआ, -12। तो इस क्रोमियम का कितना आ गया, +12। कितने क्रोमियम का है, 2 क्रोमियम का +12 है, तो एक क्रोमियम का कितना हुआ, +6 हुआ। कितना हुआ, +6। अब बात यह है कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एसिडिक मीडियम में, देखो प्लस में H पॉजिटिव, तो यहां पे क्रोमियम +6 से क्रोमियम कहां चला जाता है, +3 में चला जाता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। जो कि कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। अब बात ये देखो कितने, ये मैंने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल में कितने क्रोमियम है, 2, तो आपको 2 क्रोमियम लेने पड़ेंगे। ठीक है, 2 क्रोमियम का मतलब टोटल कितना था, +12 था। कितना था, +12। एक क्रोमियम पे +6 है, लेकिन एक मॉलिक्यूल में कितने क्रोमियम है, 2 हैं, तो एक क्रोमियम पे +6, तो 2 क्रोमियम पे कितना हुआ, +12। तो आपको ये +12 लेकर चलना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर कितने क्रोमियम करोगे, 2, क्योंकि बैलेंस तो करना। एक क्रोमियम पे +3, तो 2 पे कितना हुआ, +6, तो आपको यहां पे +6 लेके चलना पड़ेगा। तो यहां पे +12 से कहां गया,
+6 में गया, यानी रिडक्शन हुआ, पॉजिटिव डिक्रीज हुआ, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 12 में से 6 गए, 6 कितना आया? 6। अब देखो यहां पर इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे इसका, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मोलिकुलर वेट। तो पहले तो K2Cr2O7 का K2Cr2O7 का मोलिकुलर वेट निकाला था। कैसे निकालेंगे? पोटेशियम का कितना होता है? 39। तो दो पोटेशियम है, तो 39 into 2 कितना हो जाएगा? 78 प्लस में। अब एक क्रोमियम, क्रोमियम का कितना होता है? 52 होता है। कितना होता है? 52। तो दो क्रोमियम का कितना हो जाएगा? 104। अब एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 into 7 कितना हो गया? 112, 112। अब इनको ऐड कर दो, कितना आएगा? 8 और 4 12 और 2 कितना हुआ? 14। एक बच्चा, एक और एक 2 है ही नहीं, 2 और 7 9, फिर कितना बचा? 2। तो आपका मोलिकुलर वेट है K2Cr2O7 का कितना आ गया? 294। कितना आ गया? 294। अब इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मोलिकुलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 6 किए। तो डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 6 कर दोगे। अब इस 6 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? तो 6 कितना बोलूं? 6 4 जा 24, 29 में से 24 गए 5, तो आपके पास कितना बचा? 54। तो उसके बाद 6 9 का कितना होता है? 54 होता है। तो आंसर क्या आ गया? 49। कितना आ गया? 49। तो 49 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है। तो +6 से +3 चला जाएगा, लेकिन एक मॉलिक्यूल का लेना है। एक मॉलिक्यूल में 2 क्रोमियम है, तो एक क्रोमियम पे अगर +6 है तो 2 क्रोमियम पे कितना हुआ? +12 हुआ। तो यहां पे भी 2 क्रोमियम पे कितना जाएगा? एक पे +3, तो 2 पे +6, तो 12 - 6 कितना हुआ? 6। तो जो इलेक्ट्रॉन्स गेन है बाय वन मॉलिक्यूल कितना लोगे? 6 लोगे। कहानी समझ आ गई? तो ये तो क्या था हमारा कि इक्विवेलेंट वेट इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कर दोगे? मिटा दूं? अब सिमिलरली आपके पास आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट, क्या आ गया? नंबर 7। ठीक है, ओके। क्या लिखूं मैं? इक्विवेलेंट वेट इन केस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट दे दिया जाए तो ये भी सिंपल सा है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? रिडक्शन करेगा, और खुद क्या हो जाएगा? खुद हो जाएगा क्या? ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है? इंक्रीमेंट इन पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव कब इंक्रीज होता है? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो यहां पर इन केस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका क्या? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय वन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय वन मॉलिक्यूल। तो ये आपका हो जाएगा क्या? इक्विवेलेंट वेट इन केस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको कुछ एक मेथड पता लगे इक्विवेलेंट वेट निकालने के। अब बात यह है कि कई बार कुछ ऐसा भी होता है, जैसे मान लो मेटल्स ले लो, एक्टिव मेटल्स ले लो। चले आगे? आया समझ में आपको अच्छे से? चलो अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। ये जो इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट है बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है ये, और बहुत डेप्थ में है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको जितना डिटेल हो सके बता पाऊं। ठीक है, चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या? मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इससे पहले पढ़ रहे थे कि इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कैसे करें। अब पढ़ रहे हैं कि कुछ एक रिएक्शंस है हमारी, और उस रिएक्शन पे हम लोग जो भी मेटल है या जो भी एलिमेंट है उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे डिटरमाइन करें। तो मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ओके, अच्छे से पढ़ेंगे ये भी। क्या है? अब देखो, पहला मान लो हमारे पास है क्या? हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। पहला कौन सा है? हाइड्रोजन। एक काम करता हूं, मैं आपको सारे के सारे मेथड पहले अच्छे से समझाता हूं, और उसके बाद मैं आपको एक सिंगल शॉर्ट ट्रिक देता हूं जिससे आपको सारे के सारे मेथड को कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक सिंगल ट्रिक से आप इमीडिएट मेथड लिख सकते हो कैसा होगा।
लेकिन पहले मैं आपको ये मेथड समझाता हूं क्या है, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट में जाते हैं। तो पहला मेथड कौन सा है? हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब ये हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है? देखो कुछ एक मेटल्स होती हैं, एक्टिव मेटल्स, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, वो मेटल्स क्या करती है कि एसिड में से हाइड्रोजन गैस को क्या करती है? रिलीज करती है। कौन से एसिड में से? डाइल्यूट एसिड में से। तो जो मेटल है वो डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करती है, रिलीज करती है। तो उस केस के अंदर हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें उस मेटल का? तो फिर उसका तरीका क्या है? वहां पे क्या लिखेंगे? वहां पे लिखेंगे क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल अपॉन, क्या लिखेंगे? वेट ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड। भाई मेटल ने कितना हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया, इनटू करेंगे 1.008। डेफिनेशन में लिखा था ना, ठीक है, कि जो डिस्प्लेस करे या कंबाइन करे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1.008 पार्ट्स ऑफ वेट बाय हाइड्रोजन। किया था ना हम लोगों ने। तो 1.008 क्या है? इट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर कोई एक्टिव मेटल डाइल्यूट एसिड में से क्या करती है? हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करती है या फिर कंबाइन करती है उससे, तो वहां पर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे उस मेटल का? वेट ऑफ द मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस इनटू 1.008। ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। फिर बाद में ये फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक बताऊंगा आपको। दूसरा देखो क्या है, दूसरा क्या है? ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। अगर कोई मेटल है वो ऑक्साइड फॉर्म करती है, अगर कोई मेटल क्या करती है? ऑक्साइड फॉर्म करती है, तो आप क्या काम करोगे? जैसे मान लो कोई एक मेटल थी, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, एक मेटल थी Mg और उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड फॉर्म किया, MgO। तो इस MgO को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल ऑक्साइड। दिस इज व्हाट? मेटल ऑक्साइड। अब अगर मेरे को यहां पे वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड माइनस वेट ऑफ मेटल। कि भाई इस मेटल ऑक्साइड में से अगर मेटल का वेट माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? वेट ऑफ ऑक्सीजन बचेगा, पक्का। तो इस केस में हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं मेटल का? भाई मेटल का वेट तो हमको मालूम ही होगा ना, दिया होगा। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? तो देखो ध्यान से, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कैसे निकालेंगे? इट इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? ये लिखोगे आप, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन। इनटू में क्या कर दोगे? 16 नो, इनटू में क्या करोगे? 8। अब 8 क्यों किया? क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है? 8। नॉर्मली क्या देखो, ऑक्सीजन है, एटॉमिक वेट कितना है? एटॉमिक वेट कितना है? 16 है। लेकिन ऑक्सीजन पे जब ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड बनेगा तो कितना चार्ज आएगा? -2। कितना आएगा? -2। तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट अपॉन में चार्ज। एटॉमिक वेट कितना है? 16, चार्ज कितना है? 2, कितना हो जाएगा? 8। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 8 होता है। तो हमने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। कहानी समझ आ गई? नंबर 3 क्या लिखेंगे? क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। अगर कोई मेटल है वो मेटल क्लोराइड बनाती है तो वहां पर उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन इनटू, क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 35.5 होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन है, एटम क्लोरीन ये है। इसका जो एटॉमिक वेट है, इसका जो एटॉमिक वेट है क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। जब ये मेटल का क्लोराइड बनाएगी तो क्लोराइड पे Cl पे चार्ज कितना होता है? -1। तो चार्ज कितना होगा? -1।
तो क्या करेंगे इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट क्या है, एटॉमिक वेट अपॉन में चार्ज। चार्ज कितना है -1, माइनस तो लेंगे नहीं, 1 लेंगे, अपॉन में 1 करोगे तो बात तो वही आएगी 35.5। तो अगर चार्ज 1 माइनस है या 1 प्लस है, यानी n फैक्टर कितना हुआ, 1 ही हुआ, तो वहां पर इक्विवेलेंट वेट और एटॉमिक वेट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तभी हमने 35.5 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कहानी समझ गए। नंबर 4 पे आ जाता है क्या, मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब एक बात तो पता है कि एक एक्टिव मेटल अपने से लेस एक्टिव मेटल को क्या कर देती है, सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। उस केस में हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें, उस केस में क्या निकालेंगे, देखो कि E1 यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ वन मेटल अपॉन में E2 इक्विवेलेंट वेट ऑफ अनदर मेटल इज इक्वल टू M1 अपॉन में M2। और अगर अपने को एक मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो E2 को यहां ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू M1 अपॉन में M2 इनटू में E2। ठीक है, तो दूसरी मेटल है उसका इक्विवेलेंट वेट आपको दिया हो और दोनों मेटल्स के आपको मास दिए हो यानी वेट दिए हो, तो पहली मेटल का इक्विवेलेंट वेट आप इजीली निकाल सकते हो। एक एक्टिव मेटल सॉल्यूशन में से दूसरी एक्टिव मेटल को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो वहां पर इक्विवेलेंट वेट निकालने का ये सिंपल सा फॉर्मूला है, कर लोगे। उसके बाद देखो नंबर 5, नंबर 5 क्या है, डबल डीकंपोजिशन मेथड। क्या है, डबल डीकंपोजिशन मेथड। अब ये डबल डीकंपोजिशन मेथड ये क्या है, मान लो एक रिएक्शन लिखते हैं कि AB प्लस में CD क्या देगा आपको, इसने दिया आपको क्या, AD प्लस में क्या दे दिया, BC, AD प्लस में BC दिया, यानी इस AB ने CD के साथ रिएक्शन करके क्या दे दिया आपको, AD दे दिया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ कि A से तो B का डिस्प्लेसमेंट हो गया और C से D का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट, या इसको डबल डीकंपोजिशन भी बोलते हैं। डीकंपोज हो गया, AB डीकंपोज हो गया, यहां पे CD क्या हो गया, वो डीकंपोज हो गया। तो ऐसे केस में कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ AB अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ, मान लो हमने AD को पकड़ लिया, ठीक है, कैसे निकालोगे, वो निकालोगे क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ AB क्या होगा, इट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ AD का क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस में इक्विवेलेंट वेट ऑफ D। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, मास ऑफ AB अपॉन मास ऑफ AD। तो फॉर्मूला आ गया आपके पास ये M1 अपॉन M2 इक्वल टू E1 अपॉन E2, और ये निकालना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जैसे हमने क्या बोला था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स का कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन, वही तो है। तो ये क्या आपका डबल डीकंपोजिशन मेथड है। कितने मेथड हुए, 5 मेथड हुए। एक बार आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आया समझ, उतार दिया सबने अच्छे से, अभी इसको रटने की जरूरत नहीं है, सारे के सारा फॉर्मूला आपको 1 सेकंड में याद करवा दूंगा, ठीक है ना। तो एक बार इसको उतार देते हैं, मैं अब इसको एक बार मेरे को मिटाना पड़ेगा, तो मिटाते हैं, देखो। उसके बाद हमारे पास 2 मेथड और हैं। कौन से मेथड और हैं, 2 मेथड करते हैं वो भी, मैं पर इतना ही मिटा रहा, ठीक है, ओके। इसको एक बार लिख देते हैं क्योंकि शायद जरूरत पड़ेगी अपने को। ये क्या था, 1 2 3 नंबर का क्या था, ये क्लोराइड फॉर्मेशन CHNO, ठीक है। और ये क्या था, नंबर 1 था, कौन सा था, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट। अब आप लोगों के पास तो नोटबुक है, उसमें फ्रेश पेज ओपन कर सकते हो, हमारे पास तो ले देके एक बोर्ड है, ठीक है। अब इसका दूसरा पेज कैसे ओपन करें, तो हमको इसको इरेज करना पड़ता है। ये कौन सा था आपका, ऑक्साइड फॉर्मेशन, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड था, ठीक है। 2
3 4 5, ओके, और 6 कहां गया? ओ एक और था यहां पे। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नहीं 6 तो आएगा नहीं। 6 क्या है? ये है सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट मेथड, सिल्वर सॉल्ट मेथड। अब ये सिल्वर सॉल्ट मेथड क्या है? एक्चुअली ये मेथड हम लोग कहां अप्लाई करते हैं कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं या कार्बोनिक एसिड होते हैं, वहां पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या काम करते हैं कि हम लोग किसी ऑर्गेनिक एसिड का जो सिल्वर सॉल्ट है, उस सॉल्ट का एक नॉन वेट ले लेते हैं, ठीक है, और उसको कंबस्टन करके उसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? सिल्वर में। तो सिल्वर का भी वेट हम लोग क्या कर लेते हैं? वेट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग उस सिल्वर जो कार्बोनेट है या जो भी ऑर्गेनिक एसिड का जो सिल्वर सॉल्ट है, उसका हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। कैसे निकालोगे? देखो कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ RCOO नेगेटिव Ag पॉजिटिव हो गया सिल्वर एल्केनोइड। क्या हो गया? सिल्वर एल्केनोइड अपॉन क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू वेट ऑफ RCOO नेगेटिव Ag पॉजिटिव। भाई ये जो वेट है वो तो आप नॉन ले रहे हो ना, ए नॉन वेट ऑफ दिस सिल्वर एल्केनोइड इज टेकन। तो इसको तो आप वेट करोगे 5 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम जितना भी आप ले रहे हो, ये तो आपको पता है। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा क्या? वेट ऑफ सिल्वर। अब देखो सिल्वर का वेट वो भी आप वेट कर लोगे कि कंबस्टन के बाद कितना सिल्वर बचा। फिर सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट वो तो आपको पता है 108 होता है, क्योंकि सिल्वर पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल हो जाएगा? एटॉमिक वेट। और सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना होता है? 108। तो इक्विवेलेंट वेट भी कितना हो जाएगा? 108। तो हमको ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो इस टर्म को यहां पर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, इस टर्म को वहां पे क्या ले जाएंगे? मल्टीप्लाई में, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, ये लो इनटू में क्या था? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 108। तो भैया क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं? इनटू में 108। डेफिनेशन में लिखा था ना 108 पार्ट्स बाय सिल्वर, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ RCOO Ag, क्या आ जाएगा? तो ये है आपका सिल्वर सॉल्ट मेथड। अब जो लास्ट है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में देखो, मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में एक दूसरे वीडियो का लिंक डालता हूं। मैंने थोड़े टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, कौन सा? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दो लॉ है। फर्स्ट लॉ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q या W इज इक्वल टू ZIT। और दूसरा लॉ हमने क्या बनाया था? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 बाय E2। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 बाय में E2। ठीक है, अभी E1 क्या है? इक्विवेलेंट वेट है, ये एक मेटल का है दूसरी मेटल का। तो दूसरी मेटल का मान लो आपको पता हो, तो इसको यहां ले जाओ, तो आपका जो E1 है, E1 किसके इक्वल आ जाएगा? W1 बाय W2 इनटू में क्या हो जाएगा? E2। क्लियर? कोई इशू नहीं। तो ये हमने कुछ एक मेथड्स लिखे डिटरमाइन करने के, क्या? इक्विवेलेंट। अब क्वेश्चन उठा कि सर इन सब तामझाम को याद कैसे करें? अब मैं चाहूं तो मैं आपको पूरा 45 मिनट्स का एक वीडियो और दे सकता हूं, लेकिन मैंने क्या बोला, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, ठीक है। तो उसके अंदर आप फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़िए। आपका क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है तो वो टॉपिक भी अच्छे से क्लियर होगा। और यहां पर तो एक चुटकी में समझ आ जाएगा। और वो कैसे? देखो, इन सबको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तो फैराडेज सेकंड लॉ क्या बोलता है? क्या बोला मैंने? फैराडेज सेकंड लॉ। पहले आप इसको देखिएगा वीडियो, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो फैराडेज सेकंड लॉ क्या बोलता है? वो बोलता है क्या? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। कैसे याद करें? मैंने क्या बोला उस वीडियो में कि अमेरिका का एक स्लोगन है। क्या स्लोगन है? वी द नेशन। वो यूनिटी में बिलीव करते हैं, तभी तो देखो कंट्री का नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के लगभग 50 स्टेट्स को यूनाइट कर दिया उन लोगों ने।
तो नाम क्या पड़ गया? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी दे बिलीव इन यूनिटी। तो क्या है स्लोगन? वी, WEV, वी द नेशन। ठीक है, यानी हम सब मिलके एक पूरा नेशन बना रहे हैं। हम सब स्टेट्स मिलके, 50 स्टेट्स मिलके एक नेशन बना रहे हैं। तो ये वी तो बिल्कुल सिंपल है, याद रखोगे। वी का मतलब क्या होता है? हम। तो मैं बोलूं कि जो 7 मेथड मैंने लिखे हैं उनको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, क्या? वी। सिंपल तरीका है वी। कैसे तरीका? देखो, पहला देखो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब देखो क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, मान लिया आपने क्या? E1 इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल आपने मान लिया W1, वेट ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड मान लिया W2। अब ये जो 1.008 यहां पे मल्टीप्लाई में है, यहां पे डिवाइड में लाओगे, ला सकते हो ना। और 1.008 क्या होता है? ये होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन यानी E2। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बना? W1 upon W2 equal to E1 upon E2, W1 upon W2 equal to E1 upon E2। कहां से आएगा? जब W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? E के। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? E के। तो W1 is equal to K कांस्टेंट E1, W2 is equal to K इनटू में E2, तो W1 by W2, K से K कैंसिल हो गया, क्या बचा? E1 by E2। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, क्या? V, W1 by W2 equal to E1 by E2। W1 क्या है? वेट ऑफ द मेटल। W2 क्या है? वेट ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड। ये W1 वेट ऑफ मेटल है, तो ये E1 क्या हुआ? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। और E2 क्या हुआ? इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल, याद करने का दिक्कत नहीं। यहां पर आ जाओ, ये एक यहां मल्टीप्लाई में है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या मान लिया? E1, तो ये 8 क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो गया? E2। फिर सामने क्या है? वेट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा? W1, वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? W2। आ रहा है ना? W1 by W2 equal to E1 by E2 यानी V। उसके बाद फिर क्या है हमारे पास? नंबर 3, क्लोराइड फॉर्मेशन में देखो यहां पे ये 35.5 यहां मल्टीप्लाई किया है, तो यहां क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या हो गया? E1, और 35.5 क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, E2 हो गया। तो वेट ऑफ मेटल क्या मान लिया? W1, तो वेट ऑफ क्लोरीन कितना हो गया? W2। क्या यही नहीं है? W1 by W2 equal to E1 by E2, सिंपल। फिर मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट में E1 by E2 equal to M1 by M2। अरे M1 क्या है? मास ऑफ मेटल या वेट ऑफ मेटल। मैं M1 लिखूं या मैं W1 लिखूं, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट में भी वही कहानी आ रही है। देखो, मास ऑफ AB, अब AB के मास को मान लो, हम लोगों ने क्या मान लिया? W1 मान लिया। मास ऑफ AD W2 मान लिया। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ AB वो क्या मान लिया? E1, इक्विवेलेंट वेट ऑफ AD क्या मान लिया? E2। तो आ गया ना आपके पास E1 by E2 equal to W1 by W2। तो ये भी सिंपल हो गया। 6 में आते हैं, तो 6 में ये जो 108 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पे 108 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस एसिड क्या मान लिया? E1, और 108 क्या है? E2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिलिकॉन। तो ये क्या आया? वेट ऑफ दिस वन, तो ये क्या हो गया आपका? W1, वेट ऑफ ये कितना आया? W2। तो आपके पास क्या आया? W1 by W2 equal to E1 by E2। ये भी क्या है? V। और लास्ट में इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड तो आपके पास है ही, W1 by W2 equal to E1 by E2। तो एक सिंपल सा ट्रिक, W is directly proportional to E, V, और V कभी हम लोग लाइफ में भूलेंगे नहीं, V यानी हम। तो अगर V आपको याद है, तो आपको ये सारे के सारे मेथड आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। आई बात समझ में? आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया, फिर मैंने आपको ट्रिक बताया, और आई थिंक बड़ा इजी ट्रिक है, और ये आपके क्लास 12 में भी काम आने वाला है। इसमें फैराडे सेकंड लॉ, क्योंकि वहीं से तो लिया है। कर लोगे? उतार लो एक बार इसको, फिर आगे चलते। आई होप आपको मजा आ रहा होगा और अच्छे से समझ आ गया होगा ये, है ना? चलो मिटा दे इसको। चलिए, एक बहुत बड़ा काम हो गया, कौन सा? इक्विवेलेंट वेट वाला। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कुछ एक मेथड और दिए हैं यहाँ पे एटॉमिक वेट निकालने के, मॉलिक्यूलर वेट को निकालने के। ठीक है, तो वो भी पढ़ लेते हैं, क्या पता किसी के ऊपर भूले बिसरे कभी क्वेश्चन ही आ जाए। ठीक है, और टॉपिक छोड़ना नहीं है हमको, तो कुछ एक मेथड और कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करें? मेथड फॉर डिटर्मिनेशन, मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्या? एटॉमिक मास, या फिर मैं क्या बोलूं? एटॉमिक वेट।
एटॉमिक वेट को डिटरमाइन करने के कुछ एक मेथड और पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला मेथड तो यही हो गया कि जो एटॉमिक वेट है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इनटू में n फैक्टर। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ता है। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू में क्या है, n फैक्टर। n फैक्टर का मतलब वैलेंसी फैक्टर पढ़ रहे हैं हम लोगों ने। दूसरा मेथड देखो, एक मेथड आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरम्स एंड पैकेट्स लॉ। ड्यूरम एंड पैकेट्स लॉ साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मेथड और दिया। क्या मेथड है देखो ध्यान से, ये बोलते हैं कि एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट इनटू में स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट क्या मास। तो अमाउंट ऑफ हीट किस में लोगे, कैलोरी में ले लो, मास किस में ले लो, ग्राम में ले लो। टू रेज द टेंपरेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट ले लिया किसमें, इन कैलोरी पर ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है किसके, 6.4 के। क्या बोलते हैं कि एटॉमिक वेट इनटू में स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस की किसमें, कैलोरी पर ग्राम में, किसके अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है 6.4 के। तो भैया आपका एटॉमिक वेट क्या हो गया फिर, तो आपका एटॉमिक वेट है अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, 6.4 अपॉन में क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया। ठीक है, तो ये मेथड भी कर सकते हो, लेकिन ये मेथड किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर सॉलिड्स। लिक्विड के लिए नहीं है, गैस के लिए नहीं है, सिर्फ किसके लिए है, सॉलिड के लिए है। और सॉलिड्स में भी किस में नहीं होता, किस में नहीं होता, बेसिक एक्सेप्ट क्या, बेरिलियम, बोरॉन, सिलिकॉन, कार्बन। बेरिलियम में, बोरॉन में, सिलिकॉन में और कार्बन में ये सॉलिड है, इनमें ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होता। बाकी जितने सॉलिड है उनके अंदर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं शॉर्ट में कैसे याद रखता हूं, बेब किसको बोलते हैं, गर्लफ्रेंड को। बेब क्या है, आज सिक हो गई, सिक यानी बीमार हो गई, तो बेब सिक। तो ड्यूरम एंड पैकेट्स की बेब सिक है, ठीक है, उनकी गर्लफ्रेंड बीमार है, तो उनके अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सॉलिड्स के अंदर ये एप्लीकेबल होगा। क्लियर है, कितने हो गए, 2। नंबर 3 क्या करें, वही स्पेसिफिक हीट मेथड है, स्पेसिफिक हीट मेथड है। आपका क्लास 12 में एक चैप्टर आएगा, कौन सा चैप्टर आएगा, गैसियस स्टेट, या फिर 11 का एक चैप्टर थर्मोडायनामिक्स, उसमें भी पढ़ सकते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स में चीज आती है, क्या आती है कि Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा। Cp ये क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनका रेशियो किसके इक्वल होता है, गामा के इक्वल होता है। और गामा हमको एक गैस का एटॉमिसिटी बताता है। तो ये किसके लिए होगा, गैसेस के लिए होगा। ये किसके लिए होगा, गैसेस के लिए। गामा क्या बताता है हमको, एक गैस का एटॉमिसिटी बताता है। अब ये Cp Cv क्या चीज होती है, डिटेल में थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, क्लियर है। लेकिन गामा क्या बताता है, एक गैस का एटॉमिसिटी। कैसे बताता है, नंबर 1 देखो, नंबर 1 इफ आपका जो Cp/Cv है, जो गामा है, वो गामा देखो, गामा किसके इक्वल है, Cp/Cv। अगर वो हो जाए 1.66, किसके इक्वल वैल्यू है, 1.66, तो जो गैस का एटॉमिसिटी है, यहां लिखता हूं, तो एटॉमिसिटी है वो कितनी आती है, 1 आती है। वो कितनी आती है, 1। अब गामा का वैल्यू 1.66 कब आएगा, मैंने क्या बोला, डिटेल में पढ़ेंगे थर्मोडी में, थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं कि जब गामा इक्वल टू, अगर किसी गैस का एटॉमिसिटी 1 है, तो उसके लिए जो Cp है वो होता है कितना, 5/2r, और Cv होता है कितना, 3/2r। अब r से r कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा, 5/3। 5/3 किसके इक्वल होता है, 1.33 के इक्वल होता है। क्लियर है, ओके। अब दूसरा पॉइंट देखो कि इफ गामा इज इक्वल टू 1.4, तो जो एटॉमिसिटी होगा गैस का, एटॉमिसिटी वो कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2। अब ये कैसे आएगा 1.4, तो अगर किसी गैस का एटॉमिसिटी 2 है, अगर एक डायटोमिक गैस है, ऊपर वाली गैस कौन सी थी, मोनोटोमिक। मोनोटोमिक का मतलब कौन सी गैस हुई, नोबल गैसेस। एग्जांपल दे देता हूं,
कौन सी गैसेज हुई? हीलियम हुई, नियोन हुई, आर्गन हुई, एक्सेट्रा, मोनोटोमिक गैसेज। ओके, डायटोमिक गैस में कौन सा हुआ? डायटोमिक गैस में हुआ क्या? O2, N2, Cl2, इस टाइप की गैसेज होगी। तो वहां पर गामा क्या होता है? जो Cp है वो आपका Cp वहां पर कितना होगा? वो होता है 7/2R अपॉन Cv कितना होता है? 5/2R। R से R कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा? 7/5 और 7/5 कितना होता है? 1.4। और आपकी गैसेस का एग्जांपल क्या हो जाएगा? डायटोमिक गैस है, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, एक्सेट्रा। सारी समझ आ रही? उसके बाद नंबर 3 देखो, इफ गामा इज इक्वल टू 1.33, गामा 1.33 होता है तो गैस का जो एटॉमिसिटी आता है, एटॉमिसिटी कितना आता है? 3 आता है। कितना आता है? 3। अब ये कैसे आएगा? तो भैया इस केस में जब एटॉमिसिटी 3 है यानी ट्राइएटॉमिक गैस है, तो वहां पे जो Cp है वो होता है 4R और Cv कितना होता है? 3R। R से R कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4/3 और 4/3 कितना होता है? 1.33। कितना होता है? 1.33। अब यहां पर इसका जो एग्जांपल है, अब ट्राइएटॉमिक गैस का एग्जांपल दे दो, CO2, SO2, फिर क्या दे दूं? H2S, एक्सेट्रा। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, फिर NO2 ले लो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले लो, N2O ले लो, लाफिंग गैस ले लो। देयर आर सो मेनी गैस, ट्राइएटॉमिक गैस। ठीक है, तो ये होता है। अब देखो ध्यान से, इसी के अंदर मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। यहां पे हमको ये पता है कि जो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट है वो क्या होता है? वो होता है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एटॉमिसिटी। अगर किसी गैस के मॉलिक्यूलर वेट को एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दोगे तो क्या जाएगा? एटॉमिक वेट। और मॉलिक्यूलर वेट आपको पता हो और एटॉमिसिटी आपने निकाले यहां से स्पेसिफिक हीट मेथड से, गामा से। गामा की वैल्यू बता देगी कि एटॉमिसिटी क्या है। गामा की वैल्यू अगर 1.66 है तो एटॉमिसिटी 1 है, तो एटॉमिसिटी 1 फिट कर दोगे तो एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट इक्वल हो जाएगा वहां पे। और अगर डायटोमिक गैस है तो गामा का वैल्यू कितना है? 1.4, तो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 2। अगर गामा का वैल्यू 1.33 है तो एटॉमिसिटी कितना है? 3, तो वहां पे पुट कर दोगे, एटॉमिक वेट आ जाएगा। तो एक मेथड तो आपके पास ये भी है, कर लोगे। उसके बाद मिटाए इसको, एक मेथड और कर लेते हैं। कौन सा? वेपर क्लोराइड मेथड इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा 1-2 साल पहले शायद क्वेश्चन भी आया होगा। कौन सा बोला? वेपर क्लोराइड मेथड। नंबर 4 ध्यान से देखो, वेपर क्लोराइड मेथड। अब इस मेथड की एक कंडीशन है, इस मेथड की एक क्या है? कंडीशन। कंडीशन क्या है कि ये जो क्लोराइड है, ये जो मेटल का क्लोराइड है या जो एलिमेंट का जो भी क्लोराइड है, वेपर होना चाहिए। ठीक है ना? क्या होना चाहिए? वेपर होना चाहिए। ठीक है, लिख दूं क्लोराइड या मेटल क्लोराइड लिख दूं। ठीक है, शुड बी इट शुड बी वेपर, वेपर होना चाहिए। अगर वो वेपर नहीं हुआ तो फिर यहां पे ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। अब इसके लिए हमको चाहिए क्या क्या? ठीक है, हमको रिक्वायरमेंट किस किस की है? हमको रिक्वायरमेंट किस किस की है? हमको रिक्वायरमेंट एक तो क्या? नंबर 1 वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। ठीक है, यानी किसी भी जो एलिमेंट है या जो मॉलिक्यूल है या जो मेटल है उसका वेपर डेंसिटी पता होना चाहिए। वेपर डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट, वो एलिमेंट मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। दूसरा क्या पता होना चाहिए? दूसरा हमको इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल या फिर एलिमेंट। ये दो पता हो तो भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। कैसे? देखो ध्यान से। तो मुझे एक बात बताओ, बात ऐसा है कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मान लो कि कोई मेटल का क्लोराइड है, बनाएंगे, और क्लोराइड कैसे बनाएंगे? वैलेंसी, लेट वैलेंसी कितना हो जाए? मान लो x हो जाए, वैलेंसी कितना हो जाए? x। तो फिर मेटल का क्लोराइड क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा MClX हो जाएगा। अगर वैलेंसी मेटल का 2 है तो ये हो जाएगा MCl2, जैसे MgCl2।
मैग्नीशियम का कितना +2 होता है, तो MnCl2। अगर मान लो एल्यूमिनियम हो, वैलेंसी 3 हो, तो क्या हो जाएगा AlCl3। सिलिकॉन हो, वैलेंसी 4 है, तो क्या हो जाएगा SiCl4। कहानी समझ गए? तो ये X किसको रिप्रेजेंट करता है? वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो फिर मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा इसका मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा? ये मोलिक्यूल बन गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। यहां पे मेटल ले लूं एक बार, प्लस में फिर क्या ले लो? इसका एटॉमिक वेट, प्लस में क्या ले लो? एटॉमिक वेट। इसका कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे क्या? x इनटू में, अब क्लोराइड का कितना होता है? 35.5 होता है, तो ये हो जाएगा x इनटू 35.5। अब देखो ध्यान से, ये जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे? वो हम लोग क्या निकालेंगे? ये हो जाएगा क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इनटू में क्या हो जाएगा? वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट इनटू में क्या हो जाएगा? वैलेंसी। ओके, प्लस में ये क्या आ गया आपका? 35.x। अब तो इक्विवेलेंट वेट को अगर मैं E लिख दूं और वैलेंसी कितनी है इसकी? लेट द वैलेंसी कितना था? x था, तो क्या आ जाएगा? E इनटू में x प्लस में 35.5x, प्लस में क्या है? ये 35.5x। अब ये बताओ E इंटू एक्स का मतलब क्या होगा? EX। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो आपके पास क्या जाएगा? x इंटू में E प्लस 35.5, ये आ गया। और यहां पर आपके पास क्या? मोलिकुलर वेट। अब बताओ, हमने पढ़ा था कि मोलिकुलर वेट किसके इक्वल होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। पढ़ा था ना, बड़ा डिटेल में करवाया था आपको मैंने। तो मोलिकुलर वेट क्या हो गया? ये हो गया आपका 2 इंटू में वेपर डेंसिटी, 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। तो हमको निकालना है, ये x निकालना है, वैलेंसी निकालनी है। तो x किसके इक्वल हो जाएगा? तो आपका x आएगा किसके इक्वल आएगा? ये आएगा 2 इंटू में वेपर डेंसिटी अपॉन ये वाली वैल्यू यहां पे डिवाइड में चली जाएगी, E प्लस 35.5। तो आपके पास x आ गया 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन E प्लस 35.5। तो हमने क्या निकाला? वैलेंसी निकाला। अब जब वैलेंसी आ गया, फिर तो आपको एटॉमिक वेट निकालने की कोई दिक्कत ही नहीं है। एटॉमिक वेट क्या होता है? वो होता है क्या? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी। और ये वैलेंसी थी x। x किसको रिप्रेजेंट करता है? यहां पे वैलेंसी को। वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? 2Vd, 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन E प्लस में 35.5। तो मैंने क्या बोला था बिगिनिंग में? कौन सी दो चीजों की रिक्वायरमेंट है? एक तो वेपर डेंसिटी की रिक्वायरमेंट है, दूसरा E इक्विवेलेंट वेट की रिक्वायरमेंट है। अगर ये दो चीजें हमको पता है तो हम लोग वैलेंसी निकाल सकते हैं उस एलिमेंट का, उस मेटल का। क्या आएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन E प्लस 35.5। और अगर वैलेंसी आ गई तो फिर मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट निकालने की प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या होगा? एटॉमिक वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी। तो एक मेथड आपका एटॉमिक वेट निकालने का ये भी है। क्या नाम है इसका? वेपर क्लोराइड मेथड। क्या नाम है इसका? वेपर क्लोराइड मेथड। अच्छे से इसको उतार लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चले आगे, आया अच्छे से समझ आपको? तो ये सारे मेथड हमको पता होना चाहिए, ठीक है? अगर ये सारे मेथड हमको पता है तो हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो भैया आने वाले चैप्टर हमारे लिए बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाएंगे। सही है? इसलिए हम लोग कहां जा रहे हैं? डिटेल में जा रहे हैं। अब देखो मिटा देते हैं इसको। जैसे हमने पढ़ा मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट, वैसे ही एक दो मेथड और है, ठीक है? किसके? मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है? क्या है? मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ, क्या लिखते हैं यहां पे? मॉलिक्यूलर वेट। कौन कौन से मेथड है? देखो पहला मेथड कौन सा हो गया? वही वेपर डेंसिटी वाला हो गया। तो मॉलिक्यूलर वेट किसके इक्वल होता है बताओ? मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट इट इज इक्वल टू 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। बड़ा डिटेल में हम लोगों ने ये पढ़ा था। ये 2 कहां से आया? क्योंकि हम लोग किससे रिलेट करते हैं? हाइड्रोजन से रिलेट करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि यूनिट से रिलेट करना होता है। और हाइड्रोजन का मास, H का मास कितना होता है? 1 होता है। H2 का कितना होगा? 2। तो हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस, तो हम लोग हाइड्रोजन से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी पढ़ा था। नंबर 2, यार जब आपका एक चैप्टर आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट, तो गैसियस स्टेट में आपका एक लॉ आएगा, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये गैसेस की बात कर रहा हूं।
ठीक है, इन केस ऑफ गैसेस क्या है आपका ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो वो चैप्टर आएगा, उसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार ब्रीफ में बता देता हूं। ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन किसके लिए है? फॉर गैसेस ओनली, ये गैस के लिए है। ये क्या होता है कि दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर, जब टेंपरेचर एंड प्रेशर क्या रहे कांस्टेंट रहे, देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलिकुलर मास, मींस R is inversely proportional to the square root of molecular mass। ये है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो हम लोग निकाले R1 क्या हो जाएगा? R1 इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगा देते हैं, मान लो वो कांस्टेंट आपका क्या हो गया P लगा दो, प्रेशर कांस्टेंट ही तो है, अपॉन में क्या हो गया रूट ऑफ m1। सिमिलरली R2 क्या हो जाएगा P अपॉन रूट ऑफ क्या हो जाएगा m2। R1 को R2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू दिस वन अपॉन दिस वन, P से P कैंसिल आउट हो गया, ये 1 बाय रूट ऑफ m1 अपॉन 1 बाय रूट ऑफ m2, तो m2 आ जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा रूट ऑफ m2 अपॉन में m1। मींस अगर आपको किन्हीं दो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन दे रखा है R1 एंड R2 इज गिवन, और उन दो गैसेस में किसी एक गैस का मोलिकुलर मास दिया हुआ है, तो दूसरे गैस के मोलिकुलर मास को हम लोग निकाल सकते हैं। कौन सा लॉ है ये? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, समझ आया? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या? इक्विवेलेंट वेट निकालने के मेथड पढ़े बड़े डिटेल में। शॉर्ट ट्रिक क्या है? V यानी W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, और कुछ एक मेथड पढ़े एटॉमिक वेट निकालने के या मोलिकुलर वेट निकालने के। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, बड़े डिटेल में समझ आया होगा, है ना? इससे रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेजता हूं, बहुत सारे असाइनमेंट देता हूं आपको मैं, ठीक है? क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, नहीं होते हैं तो आप मुझे भेजिए, हम लोग डाउट क्लियर करें आप लोगों का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।